सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के द हिंदू सेशन को डिस्कस करते हैं। मंडे को आपका जो सेशन है वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मतलब कल जो है सेशन, कल कौन सा दिन था, तो कल जो सेशन है वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि न्यूज़पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। संडे का सेशन आपका हो चुका है ऑलरेडी। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। दिवाली के दिन वाला सेशन वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, और बाकी कल न्यूज़पेपर नहीं आया था। आज जो है टॉपिक्स आए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। सो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अमेंडमेंट इन द सो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अमेंडमेंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक टॉपिक ये है आपका। देन वी हैव यूएपीए के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। देन वी हैव अ साइंस ऑफ स्विंग, ये डिस्कस करेंगे। देखो इसमें मेंस का नहीं प्रश्न आएगा, साइंस का टॉपिक है। वी हैव कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF के ऊपर वी विल डिस्कस, ये IR का टॉपिक है। देन वी हैव अमेंडमेंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये टॉपिक एनवायरमेंट के अंदर इट विल बी देयर। UAPA ये हम इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर वी कैन कंसीडर। डार्क एनर्जी एंड माइक्रोलेंसेज साइंस का टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, इसी पर मेंस का प्रश्न मैंने बनाया है, दैट इज पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, और आखिरी में जो मेंस क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के लिखना पड़ेगा, लिखने में मजा भी आएगा आपको। और आपकी जो कॉपीज हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ, अभी थोड़ा फेस्टिवल टाइम था, थोड़ा बीच में गैप हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, without increasing representative character of democracy, India democracy will be more of procedural। डिस्कस करना है, अच्छा प्रश्न है। और आप इसको लिखने में, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा इतना आसानी से आप नहीं लिख पाओगे। और इसे मैं थोड़ा बड़ा प्रश्न बना रहा हूँ, 15 नंबर पे लिखना है, 15 मार्क्स, मतलब आपको 250 शब्दों में लिखना है, 250। आज क्वेश्चन ही अपलोड हो जाएगा क्योंकि कल न्यूज़पेपर नहीं आया, तो फिर क्वेश्चन भी अपलोड नहीं हुआ आकलन सीरीज के अंदर। तो और आकलन सीरीज का मैंने वीडियो बना के डाल दिया है कि आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो आंसर है वो यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, यूट्यूब में आप लोग गो थ्रू हो जाएं तो जो है वो आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं, विदाउट इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी विल बी मोर ऑफ अ प्रोसीजरल। लिखना पड़ेगा आपको 15 मार्क्स के अंदर, 250 शब्द के अंदर लिखना है। सौरभ पांडे CSE ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके देखो यहाँ पे आकलन सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे आप अगर आपको अपने आंसर को इवेलुएट कराना है, देखो 3-4 दिन समय लग जाता है और बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है बिकॉज ऑफ तो फेस्टिवल टाइम था। बट आपका हिंदू सेशन या जो 5 AM सीरीज है उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये आपकी कॉपीज चेक हो जाएंगी, आपको वरी नहीं करना है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट। और आप अपने आंसर को पोस्ट करते रहें, रेगुलर लिखते जाएं, उसमें कोई भी आपको आलस नहीं करना है। एडवांस करंट अफेयर्स की जो प्रीलिम्स टेस्ट है, 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वां टेस्ट इस संडे को होगा। जिन्होंने भी दिया है उसका रिजल्ट मैं अभी पब्लिश कर दूंगा। काफ़ी लोगों ने, कल मैंने जब बोला तो फिर काफ़ी लोगों ने इसको अपना जो टेस्ट दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके जो है हिस्सा भी हैं इस टेस्ट सीरीज़ का। एडवांस करंट अफेयर्स पे ये आपकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और ये प्राइस अभी इंक्रीज़ होगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 अभी कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगा, इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 जल्द आने वाला है, तो वो उसकी सारी डिटेलिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। मतलब गूगल के अंदर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड, जो गूगल के अंदर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। लेट्स गूगल स्टोर के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। पहला ये टॉपिक है, दिस इज अगेन लिंक्ड विथ एनवायरमेंट पार्ट, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। और यहाँ पे लगातार इस इशू पे डिस्कशन भी कंटिन्यूस बेसिस पे चलता जा रहा है। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन। आप इसको अपने एनवायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर नोट डाउन करना, एनवायरमेंट कैटेगरी के अंदर नोट डाउन करना। एंड यहाँ पे जो टॉपिक का नाम आपको मेंशन करना है, वो क्या मेंशन करना है? टॉपिक का नाम आपको मेंशन करना है, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये टॉपिक का नाम आपको मेंशन करना है। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक जो कि आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स इस पे हाईलाइटेड है। पहली चीज क्या है, पहला जो पॉइंट हाईलाइटेड है कि क्या क्या अमेंडमेंट है इसके। फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमें जानना है अमेंडमेंट है। देखो कई बार क्या होता है, कोई अमेंडमेंट किया भी जाता है तो उसमें बहुत सारे अपने खुद के व्यूज दिए जाते हैं जो ऑथर होते हैं।
अब उसमें हम एक दो पॉइंट्स ले सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन ऑलरेडी हमने अच्छा खासा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, अगर आप लोग को याद हो तो हमने ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कशन कर रखा है। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने फिर से टेक्स्ट का जो हिस्सा है जो पेपर के अंदर आता है उसमें दे हैव एक्सप्लेन्ड द न्यू अमेंडमेंट अगेन। तो यहाँ पे कहा गया कि जो अमेंडमेंट है उसका प्राइमरी एम क्या है, अगर प्राइमरी एम क्या है कि जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और उसके जो एडवर्स अफेक्ट हैं, प्लस किस तरीके से फॉरेस्ट का सही तरीके से अमेंडमेंट हो सके। तो देखो पहले क्या है, क्रिटिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है। आप अगर अमेंडमेंट के बारे में लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग अबाउट द अमेंडमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। तो क्रिटिकल इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिर डिफॉरेस्टेशन है, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या है, और किस तरीके से अफेक्टिव जो मैनेजमेंट है या फिर जो अफॉरेस्टेशन है उसको आप कैसे कर सकते हो। कुल मिला के जो जंगल है उसमें जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है वो देखना, अब पेड़ की जो कटाई हो रही है उसको थोड़ा नज़र बना के रखना, ये सब कुछ आपका एम बनता है। तो ये पॉइंट्स यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। फिर इसके अंदर जो लॉ है, मतलब इस अमेंडमेंट की अगर बात किया जाए, ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से जो फॉरेस्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। देखो कोई भी लॉ हम जब पढ़ते हैं तो उसके लाइन टू लाइन चीज़ें जाननी चाहिए। लाइन टू लाइन जो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है, वही हमें जानना चाहिए। अपने आप से बहुत ज़्यादा उस पर ऐड ऑन नहीं करना। लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है, जो भी मतलब की वर्ड्स है वो ध्यान में रखना है। तो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बेसिकली किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक गेन भी देखना है। इकोनॉमिक गेन के लिए किस तरीके से हम यूटिलाइज इसका जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो मेथड है, प्राइमरी मेथड यूज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, जिसमें कहा गया है कि जैसे मान लो अगर आप इकोनॉमिक गेन अचीव करना चाहते हो तो इसमें क्या है कि कई जो फॉरेस्ट एरिया है, जैसे मान लो अगर आप इकोनॉमिक गेन अचीव करते हो तो जो भी फॉरेस्ट एरिया है उन्हें हम नॉन फॉरेस्ट जो पार्ट है, नॉन फॉरेस्ट जो पर्पज है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करो कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करोगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर कैन बी अ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एज वेल, देर इज अ पॉसिबिलिटी। बट ये हमें थोड़ा बैलेंस करना है, जो है यहाँ पे हमें इस चीज़ को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एक तरफ बोला गया कि क्लाइमेट चेंज को आप देख रहे हो, फॉरेस्ट एरिया में जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के उस पर नज़र है, पेड़ कट रहे हैं ना कटें ज़्यादा वो देखना है, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ये सब बातें हमने देखी, इंक्लूड की। अब दूसरा ये है कि ये भी देखना है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जो एक्सप्लॉइटेशन है दैट शुड नॉट बी देयर, एक्सप्लॉइटेशन एक प्रकार से वो भी देखना है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक गेन अचीव भी करना चाहते हो तो आपको फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसे नॉन फॉरेस्ट एरिया के, जैसे मान लो माइनिंग एक्टिविटी है या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, रोड बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उन पर्पस के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो फॉरेस्ट एरिया का को आपको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो फॉरेस्ट है उसको कैसे कंजर्व करोगे, ये एक तरीके से दिस इज अ चैलेंज, ये एक तरीके से चैलेंज है। जो फॉरेस्ट लॉ है will now apply exclusively to area categorized under the 1927 Forest Act and those designated as such on or after October 25, 1980। तो ये जो अमेंडमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट लॉ है वो अप्लाई किस पे करेगा, एक्सक्लूसिव एरिया जो कि फॉरेस्ट के रूप में डिफाइंड है, फॉरेस्ट के रूप में डिफाइंड है एज पर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। एक्ट जो है आपका 1927 का जो एक्ट है उसके तहत जो भी एरिया फॉरेस्ट के रूप में आपका कैटेगराइज किए गए हैं वहां पे इस लॉ को अप्लाई किया जाएगा। ये फॉरेस्ट का जो लॉ है इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू फॉरेस्ट जो कि कन्वर्ट किए गए हैं फॉर द नॉन फॉरेस्ट यूज और ऑन और आफ्टर दिसंबर 12, 1996। और जो भी लैंड आपकी फॉल करती है 100 किलोमीटर फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कई प्रोजेक्ट्स रन कर रही है। तो देखो यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट क्या हाईलाइट किया गया है कि जहाँ भी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारा जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर एरिया आपका है पाकिस्तान का रीजन है, चाइना का जो रीजन है, इस रीजन से तो बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके इसके अलोंग रन कर रहे हैं।
ये थोड़ा सा देखना है। इट मीन्स व्हाट, कि जो आपका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरमेंट एज वेल। एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। जो फॉरेस्ट एरिया है दैट फॉरेस्ट एरिया विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई प्रकार के प्रोजेक्ट अलोंग अलोंग चाइना, अलोंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। 100 किलोमीटर तक ये लॉ लागू नहीं होगा। दूसरा, जो भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए मान लो लैंड एलोकेट कर दी गई है तो उस पर भी ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। और जैसे मान लो एम क्या है कि अगर आप जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके के सिक्योरिटी और बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सिक्योरिटी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आपको डेवलप करना है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एरिया अप टू आई थिंक 10 एरिया अप टू 10 एकड़ के आसपास, आई थिंक इस पे फैक्ट है, जस्ट लेट मी चेक। तो एरिया अप टू 10 एकड़ का जो एरिया है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो 10 हेक्टेयर का जो एरिया है, तो कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी मेजर एरिया अप टू 10 हेक्टेयर का जो एरिया है वहाँ पे अगर आप इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो उस पर ये आपका लागू नहीं होगा। दिस प्रोविजन ऑल्सो अप्लाइज टू एरिया अप टू 5 हेक्टेयर 5 दिस एरिया ऑल्सो अप्लाइड टू ये क्या हो गया, अब ये खुल जा सिम सिम, ठीक है खुल गई। यहाँ पे देखो, ये जो प्रोविजन है इट विल ऑल्सो अप्लाइज टू एरियाज लगभग 5 हेक्टेयर तक का है। दिस प्रोविजन ऑल्सो अप्लाइज टू एरिया अप टू 5 हेक्टेयर, जो कि कोई भी एरिया है अगर इफ इट दे हैव बीन डिक्लेयर्ड वनरेबल within these reasons the government with the necessary approval can implement security protocol as described। अगर मान लो कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो इवन अगर मतलब इवन जो 5 हेक्टेयर तक का एरिया है, 5 हेक्टेयर तक का मान लो कोई रीज़न है तो वहाँ पे भी इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी तो उसका अप्रूवल सरकार दे सकती है। देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी। और ये खाली जो एम क्या है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अलोंग पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर। कई पर्पज, इको टूरिज्म, सफारी, एनवायरमेंटल, एंटरटेनमेंट एंड मोर में बी इम्प्लीमेंटेड इन दीज एरियाज। कई सारे, मतलब जैसे जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आर्मी के पोस्ट बना रहे हो या कुछ उसी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ आप वही डेवलप कर रहे हो। यहाँ पे जो उद्देश्य है वो क्या है कि दूसरे पर्पस के लिए, जैसे मान लो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहे हो तो इको टूरिज्म, सफारी जो है, उसके बाद एनवायरमेंटल एंटरटेनमेंट है, जैसे लोग कोई एरिया बना दिया, पार्क टाइप बना दिया, उसमें कई जीव प्रेजेंट हैं तो लोग घूमने जा रहे हैं, तो ऐसी कुछ स्थिति के लिए भी अगर विथ वी कैन से विथ आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर एक्सटेंड यूएपीए बैन ऑन 8 माइतीस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे यूएपीए के ऊपर। यूएपीए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, इस पर आप लिख लो, ये पॉलिटी के अंदर भी एक टॉपिक फ्रेम होता है और आपका इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जीएस पेपर 3 में भी एक टॉपिक फ्रेम होता है। टॉपिक का नाम है दैट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करता है। अब इसको एक ध्यान से समझना। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है, वट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएपीए है क्या। तो ये जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है 1967 के अंदर, इस लॉ को आपको लेकर आया गया था। 1967 के अंदर जो है इस लॉ को लेकर आया गया था
पार्लियामेंट लॉ का जो ये लॉ है, एंड ये पावर प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डील विद द एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। देखो ये शब्द आपको याद रखना है। पहला शब्द क्या है कि भारत की इंटीग्रिटी के अगर कोई खिलाफ काम करता है और भारत के सोवेरेनिटी के खिलाफ अगर कोई काम करता है, तो अगर सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड और वी कैन से इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड, इन दोनों ही केस के अंदर अगर मान लो कोई इनको अफेक्ट करता है अपने एक्ट से, तो उनके ऊपर यूएपीए का जो लॉ है वो लॉ आपका लागू होगा। तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है। सो ये यूएपीए एप्लीकेबल है इंडियंस पर भी एप्लीकेबल है, it is applicable on Indians also, it is applicable on foreigners also, it can be applied to offenses committed in India also, मतलब अगर कोई इंडिया में एक्ट कर रहा है या कोई फॉरेन में भी अगर कर रहा है तब भी ये लॉ आपका एप्लीकेबल है। दोनों केस में ये एप्लीकेबल है। मैक्सिमम जो टाइम है ऑफ 180 डेज गिवन टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब 180 दिन का समय होता है जिसमें मान लो यूएपीए के तहत किसी को अरेस्ट कर लिया गया, फिर 180 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट जो है वो लेकर आना और उसके बाद उस रिपोर्ट को फाइल करना। ठीक है, तो 180 दिन के अंदर जो चार्जशीट जिसे हम कहते हैं उसको फाइल कर देना, और 160 मतलब 180 दिन के लिए लोगों को जो भी इंडिविजुअल है उसको अरेस्ट जो है वो आपका किया जा सकता है। लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी प्रोवाइड करता है किसी को, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एक्ट किस तरीके से है। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपका दिया जा सकता है। जो नया अमेंडमेंट 2019 का हुआ है उस पर जो एनआईए के ऑफिसर है रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन केस इन एडिशन टू डीएसपी और एसीपी रैंक के जो ऑफिसर है उनके, मतलब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स भी एनआईए के वो इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट आपका किया गया है। अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिक्वायर्ड टू अटैच प्रॉपर्टीज कनेक्टेड विथ टेररिज्म। इवन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो पुलिस है मतलब किसी स्टेट की, आई थिंक उस उनकी जगह एक बार आप चेक करना, आई थिंक उसमें एनआईए के जो डीजी हैं उनको अप्रूवल अगर दे दिया जाएगा तो स्टेट लेवल की जो डीजी है उनका अप्रूवल इतना अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आई थिंक ये चेंज आपका किया गया है। तो जो अप्रूवल है ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिक्वायर्ड टू अटैच द प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद टेररिज्म। किसी भी स्टेट के अंदर सपोज करो टेररिस्ट एक्टिविटी किसी ने की है किसी स्टेट के अंदर, उसने प्रॉपर्टी बना रखी है, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, अब ये जो पुलिस आई थिंक ये एनआईए के केस में है, उसमें एनआईए के जो आपके डीजी होंगे उनका अगर अप्रूवल है और स्टेट से थोड़ा कंसर्न कर लेते होंगे और वो प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। कंसर्न इसके क्या है कि ये एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट भी दे आर ऑल्सो बाउंड टू गिव स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अंडर यूएपीए, इवन अगर ऑफेंस सीरियस नहीं है उस केस के अंदर भी। तो ये कुछ कंसर्न है वो रेस किए गए हैं, बट हमें कुछ पॉइंट्स ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार इसके ऊपर जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो टेररिज्म की अगर बात की जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट आतंकवाद जिसे हम कहते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर वो पार्टिसिपेट करती है किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म में, या टेररिज्म को प्रिपेयर करती है, या टेररिज्म को प्रमोट करती है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर आपका किया जा सकता है। बिल एडिशनली एम्पावर करती है कि गवर्नमेंट जो है इवन जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर कर सकते, मतलब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर आपका कर सकते हैं सेम ग्राउंड में। तो अगर मान लो ये सेम चीज़ें अगर उसके द्वारा कंडक्ट किया जाए तो टेररिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, ऐसे किसी भी स्थिति में अगर वो पर्सन इन्वॉल्व है, दैट इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी, उस इंडिविजुअल के ऊपर भी आप कह सकते हैं यूएपीए लगेगा, उस इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर आपका जो है किया जा सकता है। अंडर द एक्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ऑब्टेन उन्हें करना पड़ेगा अप्रूवल ऑफ द डीजीपी टू सीज द प्रॉपर्टीज that may be connected with the terrorism. If the investigation is conducted by an officer of NIA, the approval of Director General NIA is mandatory. अब देखो इसमें आई थिंक दो बातें हैं कि जैसे सपोज करो कि अगर मान लो कोई टेररिस्ट है और उस टेररिस्ट की जो रिलेटेड प्रॉपर्टी एक किसी भी स्टेट के अंदर है, अगर वो पुलिस के द्वारा
इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस के द्वारा अगर इन्वेस्टिगेशन है तो डीजीपी पुलिस है उस स्टेट की, उसकी परमिशन चाहिए अगर प्रॉपर्टी को सीज करना है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन एनआईए के अंडर चल रही है तो उसमें जो डीजी आपके एनआईए के हैं उनका अप्रूवल चाहिए होगा कि अगर उस प्रॉपर्टी को सीज करना है, जो टेररिस्ट की प्रॉपर्टी है और उसको अगर सीज करना है। ये अभी हमने डिस्कस किया तो इसमें अभी क्लैरिटी आ गई। प्लस इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें वो भी पार्टिसिपेट आपका कर सकते हैं। जो भी आपके इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर, पहले ये था कि डीएसपी एसीपी लेवल के ही कर सकते हैं, अभी जो है इवन इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर है वो भी टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्ट है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं पाकिस्तान एंड चाइना नेवी जो है दे कैरी आउट अ जॉइंट सी पेट्रोल, आपका कैरी आउट करने की बात की गई है। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का होगा। अब इसमें हमें कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, एक तो सीएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सी गार्डियंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी गार्डियंस के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम स्टेटिंग, कल न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था और इस वजह से सेशन नहीं हुआ। ठीक है, कहीं भी अगर आप सेशन देख भी रहे हो तो फिर वो अपने मन से उन्होंने सेशन क्रिएट कर दिया होगा, लेकिन न्यूज़पेपर क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ। 5 AM सीरीज़ मैंने कवर की थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में चीज़ें आती हैं। 5 AM सीरीज़ मैंने डाल दी थी कल भी, आज भी 5 AM सीरीज़ जो है वो आपकी डली है। प्लीज़ उस पे मैं आई एम वर्किंग हार्ड। ठीक है, उस सीरीज़ पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, हैंड रिटन नोट्स भी मैं डाल रहा हूँ, है ना। अगर आप देखोगे उसमें 5 AM सीरीज़ में एडवांस करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपकी नींद मान लो फरवरी में खुलती है कि यार कर लेना चाहिए, फिर आप कहोगे सर ये करा दो वो करा दो, तो फिर है ना, तो वो फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। मेरी आपसे सभी से अनुरोध है कि देखो फ्री कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब के अंदर, प्लीज़ उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए 5 AM सीरीज़ को, जिसको जो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इवन स्टेट यूपी के एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो भी बहुत हेल्पफुल है। दूसरा आकलन सीरीज जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस के कल पूरा हैंड रिटन अब कैसे आंसर लिखना है वो वीडियो भी डाल दिया है। अब जैसे मान लो मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ आकलन सीरीज के अंदर, तो उसमें अब एक एक डेढ़ पेज के तो मैं आप लोगों को नोट्स नहीं दे सकता हूँ। कुछ परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत अगर कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो उसमें मैं अभी हम लोग लाइक व्हाट आई डू इज़ कि मैं आपके लिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप लोग देख सकते हो, डायरेक्टली जो है मैं आपके लिए नोट्स जो है वो यूट्यूब की में बना के बता दिया किस तरीके से नोट करना है। कुछ बीच में अभी मैं लाइव सेशन भी ऐप के अंदर लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग फिर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आंसर के ऊपर लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपकी कॉपीज़ भी जल्द से जल्द चेक हो जाएंगी। और परेशान नहीं होना है कि मेरी कॉपी नहीं चेक हुई है क्या है, देखो इतनी सारी कॉपीज़ है, टाइम लगता है। आपको थोड़ा सा अपना लिखते रहो, ये ज़्यादा फोकस है जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। कल क्योंकि न्यूज़पेपर ही नहीं है तो इसलिए कल क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ, आज क्वेश्चन आया, न्यूज़पेपर आया है, क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया है, तो वो आपको आकलन सीरीज के अंदर मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं ये टॉपिक, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक्स। तो यहाँ पे देखो चाइना और पाकिस्तान ने आपकी कंडक्ट किया 3rd एडिशन ऑफ सी गार्डियन 3 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, कहाँ पे, नदर्न अरेबियन सी रीजन के अंदर। एंड ये क्या है कि दोनों आप कह सकते हैं कि फोकस भी कर रहा है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन पर भी फोकस कर रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा मैप को समझो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल या अभी हमें थोड़ा छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये अगर आप मैप देख लो तो यहाँ पे ये आपका मान लो ये पाकिस्तान का रीजन है और इधर ये चाइना का रीजन है, तो ये अरेबियन सी है आपका, दिस इज अरेबियन सी। अब इस रीजन के अंदर यहाँ पे इन्होंने पेट्रोलिंग की है, तो ये इंडिया के भी काफ़ी क्लोज है। एक चीज़ ये है, रशिया म्यांमार के साथ थोड़ा सा बना के रख रहा है, तो इससे क्या है कि वो बे ऑफ बंगाल पे नज़र रखेगा। इवन जैसे मान लो रशिया ने अभी हाल में ही अंडमान सी के साथ, अंडमान सी जो है, अंडमान सी में म्यांमार के साथ आपका नेवल एक्सरसाइज किया, म्यांमार के साथ, तो ये इस रीजन पे ध्यान में रखेगा। तो आप खुद देखो, उनको पता है कि ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक का, इस पे यूएस और ये सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसको फर्दर एक्सटेंड करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में इस रीजन पे अपने प्रेजेंस को इधर चाइना दिखा रहा है, इधर रशिया दिखा रहा है। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि चीन का जो है एक डिलेमा है जिसे हम कहते हैं मलक्का डिलेमा, उसको इसकी भी चिंता है कि अगर वो ताइवान और इन सब में हमला कर दे तो मलक्का जो रीजन है जहाँ से उसका काफ़ी सारा ट्रेड होता है तो वो ब्लॉक हो सकता है, उसको नुकसान होगा, उसके शिप का मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होगा। ऑल्दो उसका ये भी मानना है कि वो अगर ऐसी स्थिति में सुंडा या फिर लंबोक स्ट्रेट है उसका इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी स्थिति में वो लंबोक या फिर सुंडा स्ट्रेट का इस्तेमाल वो कर सकता है। चीन की ये सोच है।
अब देखो ये सब चाइना अब और ये सब जो देश हैं ये सब इस सब में लगे हैं क्योंकि ये अपने डोमिनेंस को, वर्चस्व को इस रीजन के अंदर इंक्रीज कंटिन्यूस बेसिस में करना चाहते हैं। और ये कहा गया कि ये पैरेलली, जैसे मान लो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो रहा है इंडिया और यूएस के बीच में। 2+2 में जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, ये सब मिलके बातचीत करते हैं। 2+2 डायलॉग है, तो इसी के काउंटर में चीन के द्वारा और रशिया के द्वारा सब किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपका हाईलाइट किया गया है कि हाईलाइट आपका किया गया है कि इंडो पैसिफिक फोकस आपका 2+2 डायलॉग में था ही, और न्यू दिल्ली ने अनाउंस किया इट्स डिसीजन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ बहरीन बेस्ड यूएस लेड मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, जिसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, जिसका पाकिस्तान ऑलरेडी मेंबर है। अब यहाँ प्रश्न आपके लिए प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है। तो इंडिया ने कहा कि देखो यार, हमें जो है CMF का हिस्सा बना दो। अब इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जिसे कहते हैं, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है, और इंडिया ने कहा कि इंडिया भी इसका फुल टाइम मेंबर बनेगा। अब इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बनेगा, तो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न बन गया। अब इसके लिए अब हम देखते हैं, अगर देखा जाए तो इस पे देखते हैं कुछ जो इसके फैक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। CMF जिसे कहा जा रहा है, तो पहले CMF क्या है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है। अब यहाँ पे देखो, ये नेवल पार्टनरशिप है, मतलब नेवी की है। अब ये नेवी की जगह मान लो प्रीलिम्स में मिलिट्री पार्टनरशिप बोल देंगे, आर्मी पार्टनरशिप, ऐसा कुछ बोल देंगे, तो ये गलत है। ये नेवी की पार्टनरशिप है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बहरीन के अंदर। ये दूसरा फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। आपका कौन है? बहरीन के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है, विथ यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड, यूएस 5th फ्लीट कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की जो स्थापना है वो 2001 के अंदर हुई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। एंड इसमें पहली चीज़ जो कहा गया कि स्टार्टिंग में कि जो पायरेसी है, जो ये आपके समुद्र के लुटेरे होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई। बट ये स्ट्रेटजिक लेवल पे भी ये लोग करते हैं। जैसे मान लो, ये सिंपल सी बात है कि कई बार जैसे अरेबियन सी रीजन है, इस सारे इलाके में जानबूझ के करवा देंगे पायरेसी और इस टाइप का। जैसे चाइना भी ऐसे ही करता है, पायरेसी कर देगा, फिर कहेगा देखो यार, हमें अपनी शिप भेजनी पड़ेगी नेवी की, क्योंकि वो पायरेसी हो रही, तो हमारा ट्रेड जो शिप है वो उसको खतरा है, हमारे व्यापार को खतरा है, इस टाइप का बहाना मार देंगे। अब इससे क्या होगा कि कोई कह भी नहीं सकता। अगर जनरली मान लो ये किसी देश के पास से गुजर रहे हैं, तो उस स्थिति में कोई अपोज कर सकता है। लेकिन अभी कह देंगे कि देखो पायरेसी है और हमें अपनी जो शिप है, जो उसमें व्यापार हो रहा है, उसको सुरक्षा देनी है, इसलिए फिर अपनी नेवी को साथ में भेज देते हैं। इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव होती है। चलो पायरेसी को तो काउंटर करना है, बट यूएस ने हाईलाइट किया है कि ये जो बहरीन में अपना हेडक्वार्टर बेस्ड बनाया हुआ है, तो इसमें एक तो पायरेसी भी टैकल करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्लस यहाँ पे अपना प्रेजेंस है तो दूसरे देशों को काउंटर करना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सो यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी के जो एडमिरल हैं, वो इसके कमांडर होते हैं, और यूनाइटेड जो किंगडम के रॉयल नेवी कॉमोडोर हैं, वो उसके डिप्टी कमांडर के रूप में सर्व करते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो गल्फ ऑफ ओमान, इंडियन ओशियन, मतलब यहाँ पे काउंटर पायरेसी, अरेबियन गल्फ रीजन में अपने प्रेजेंस में, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब एरियाज, ये सब एरियाज पे इनका फोकस रहता है। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो इसका एम क्या है, सीएमएफ का एम क्या है, देखना है। समुद्री लेवल पे अवेयरनेस जनरेट करना, मतलब मैरीटाइम अवेयरनेस जनरेट करना, किस तरीके से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि जो लॉ है, मैरिट समुद्र के लॉ हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको देखना है, कोई डिजास्टर रिलेटेड चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। और लीडरशिप इस रीजन में किस तरीके से लाया जाए, तो लीडरशिप आपका लीडरशिप किस तरीके से लाया जाए, उस पर भी फोकस करना है। ये सब है। तो यहाँ पे क्या है, इन सारे एरियाज से रिलेटेड जो आपकी डिस्कशन है, पार्टनरशिप है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग जो है वो आपका प्रोवाइड होती है, ठीक है। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर से करें, और कोशिश करें थोड़ा शेयर करने की, पार्टिसिपेशन अपना इम्प्रूव करने के प्रयास करें। और जैसा मैंने कहा कि पहले मुझे सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, और उसके बाद ही मैं आपके लिए लाइव मतलब आपको लिए प्रीमियर कर पाता हूँ। बिकॉज जो लाइव वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा चैनल पर आई डोंट नो क्या टेक्निकल इशू है, नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आई हैव टू रिकॉर्ड इट। बट आपको देखो 9 बजे तक आपका सेशन आपको मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें, सुबह 5 बजे सीरीज़ आ ही जाती है, 5 AM सीरीज़ वाली, उसको देखा, अपना रिवाइज़ किया, फिर आपके बाद ये सेशन आ गया। और जल्द ही आई एम ट्राइंग कि आपका सीसेट भी स्टार्ट हो, थोड़ा बातचीत चल रही है, और इकोनॉमी की क्लासेस भी शुरू हों, ये भी बातचीत चल रही है। ये सारे एरियाज़ हैं, तो ये जैसे ही कुछ इसमें डेवलपमेंट होगा तो वो मैं आपको जानकारी इसके बारे में प्रोवाइड कर दूँगा।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनरेवलिंग द सीक्रेट ऑफ स्विंग इन क्रिकेट विथ फिजिक्स। अब देखो इसमें जो है स्विंग की जो साइंस है वो बचपन से भी पढ़ते आ रहे होगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें मेंस का देखो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स का प्रश्न बनेगा। तो जनरली देखो ये बेसिक चीज़ है, आप लोग को आपने भी पढ़ा होगा, ये फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ से इनकमिंग एयर है, ये आपका देखो, ये आपका रफ साइड है, ये स्मूथ साइड है। तो रफ साइड है और स्मूथ साइड है, ये थोड़ा हैवी होती है। तो ये जिधर को होगा बॉल उधर को जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे अब बॉल है, इधर का वेट ज़्यादा है, बॉल इधर का वेट ज़्यादा है, तो हवा, जब इधर से हवा आएगी तेज़ी से, तो बॉल बेसिकली इस तरीके से, जिधर वेट ज़्यादा है, बिकॉज इसमें थोड़ा सलाइवा और ये सब जो है लगाया जाता है। बट अब अगर नए रूल्स देखोगे, आप सलाइवा नहीं लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी हो गई है कि अब 2 बॉल्स हो गई हैं, तो ये बॉल की रफनेस और ये भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 बॉल यूज़ होती हैं तो नहीं रहती हैं बॉलें, तो स्विंग, रिवर्स स्विंग, ये सब अफेक्ट होता है। तो जनरली साइंस स्विंग की यही है कि यहाँ से जो रफ साइड है उधर ही बॉल मूव करेगी। आप लोग पढ़ते भी होगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ये मैंने इंक्लूड कर लिया है। बट साइंस आपकी यही है फ्रिक्शनल फोर्स के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये साइंस वाले पेज में पब्लिश हुआ है, और इसमें कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग और दूसरा जो है डार्क एनर्जी, ये 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपको साइंस के अंदर नोट करना है, ठीक है, नोट इट डाउन अंडर साइंस सेक्शन। तो एक आपको देखना है वो है डार्क एनर्जी के बारे में, दैट इज डार्क एनर्जी। और दूसरा जो है वो है, जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज डार्क एनर्जी के अलावा दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ग्रेविटेशनल 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 माइक्रो लेंसिंग, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग, ठीक है, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ये टॉपिक्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो इसमें देखो प्रीलिम्स का प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। अब देखो इसमें क्या बातें बोली गई हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं, पहले समझना है। इस पर बहुत सारी चर्चा में साइंस के जो हाई लेवल टॉपिक्स हैं ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, आई थिंक कोई मिस नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा देखो द हिंदू में फोकस भी किया जाता है, मंडे टू सैटरडे स्पेशल इशू साइंस का आता है, उसके बाद संडे को आता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, अभी प्रीलिम्स अगर निकालना है तो ये एरिया फोकस करना, इवन मेंस में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इस सेशन को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, नोट सब्जेक्ट वाइज बनाते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक में दिख रही है, दिस इज डार्क एनर्जी। पहले तो ये देखो कि जो भी यूनिवर्स में मैटर है, 69% ऑलमोस्ट डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर 26% है, और फिर नॉर्मल मैटर आपका लगभग 5% है। तो जैसे मान लो कोई भी, जैसे कहा जाता है, एक कंसेप्ट है जिसे हम सिंगुलैरिटी शब्द यूज करते हैं। कहा जाता है कि एक पॉइंट है, वहाँ से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन करके बाद चीज़ें एक्सपैंड कर रही हैं, फिर धीरे 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 चीज़ें ऐसे एक्सपैंड कर रही हैं। अगर आपको याद हो तो संडे को मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था व्हाइट होल के बारे में। एक ब्लैक होल होता है और एक व्हाइट होल होता है, कंसेप्ट जरूर से पढ़ लेना प्लीज़ उसको। व्हाइट होल आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ब्लैक होल के बारे में तो चलो बहुत चीज़ें पढ़ ली होंगी, बट व्हाइट होल के बारे में भी जरूर से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर देखो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, सिंपल सी बात है कि ऐसा मास जो जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, और क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी है या लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हम उसको ज़्यादा नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो वो आपका डार्क मैटर है और रिलेटेड डार्क एनर्जी है। तो मैक्सिमम पार्ट यूनिवर्स के अंदर डार्क एनर्जी है, फिर आपका डार्क मैटर, ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। इसी तरीके से एक कंसेप्ट यहाँ पे आया है, वो है वो आपका दैट वी कॉल इट एज ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग, ठीक है, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। अब इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि मान लो इसमें जो पॉइंट आपको देखना है कि मान लो एक ये स्टार है, दिस इज वन स्टार, ये डिस्टेंट स्टार है, ये एक क्लोजर स्टार है, ये क्लोजर स्टार है, यहाँ से जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लाइट है, मतलब जैसे मान लो एक ये स्टार है, ये स्टार है, अब एक पोजीशनिंग होती है, इस चीज़ को जो है आपके जो आइंस्टाइन है उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था। तो जो पोजीशनिंग होती है इनकी, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो ये जो पोजीशनिंग है आपकी, ये जो पोजीशनिंग है तीनों की, ये डिस्टेंट स्टार है, ये क्लोज स्टार है और ये अर्थ है, यहाँ से आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से लाइट्स आ रही हैं। अब होता क्या है कि जो ये जो पोजीशनिंग है, इसकी वजह से, जिसे देखो कहा जाता है, ये जो रिंग होती है इसको कहा भी जाता है दैट इज आइंस्टाइन रिंग, इसको बोला भी जाता है दैट इज आइंस्टाइन रिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लाइट्स हैं दे गेट एम्पलीफाइड, दीज जो लाइट्स हैं दे गेट एम्पलीफाइड, सो द अर्थ a close star and a brighter more distant star after
हैपन टू बिकम अलाइनमेंट फॉर फ्यू वीक और मंथ, कुछ टाइम के लिए ये देखने को मिलता है। सो द ग्रेविटी फ्रॉम द क्लोजर स्टार एक्ट एज अ लेंस एंड मैग्नीफाई द डिस्टेंट स्टार ओवर द कोर्स ऑफ द ट्रांजिट। तो कहा यह गया कि कभी कभी होता है कि हफ्ते में, वीक में या फिर मंथ तक ये अलाइनमेंट रहता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो एक तरफ आपका जो क्लोजर स्टार है, मतलब इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक लेंस का काम करती है और इसको मैग्नीफाई करती है, मतलब हमारी जो विजिबिलिटी है इस डिस्टेंट स्टार को लेके वो इंक्रीज होती है। जैसे मान लो आप किसी लेंस से किसी चीज को देख रहे हो, तो जब आप लेंस से किसी चीज को, सपोज करो अगर आप लेंस से किसी चीज को देखोगे तो वो क्या है, उसकी विजिबिलिटी और अधिक आपकी जो भी है वो रहेगी, है ना। लेंस से अगर आप देखोगे तो विजिबिलिटी आपकी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो आइंस्टाइन रिंग है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, तो ये जो आइंस्टाइन रिंग है, उस आइंस्टाइन रिंग एक ये देखना है, फिर आपके पास डिस्टेंट स्टार है, फिर अर्थ से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो डिस्टेंट स्टार जो है वो आपको और मैग्नीफाइड दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोजर स्टार है उसकी ग्रेविटी लाइट को मैग्नीफाई करती है। इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वी यूज द टर्म कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनहैंसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर जस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या है, इस टॉपिक का नाम थोड़ा सा देख लो क्या होगा। पहली चीज तो आप पॉलिटी सेक्शन के अंदर इसको नोट डाउन करना। दूसरी चीज आप ये देखो कि इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ, फिर जो बातें बोली गई हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव सिंपली मीन्स कि रिप्रेजेंटेटिव या प्रोसीजरल दो शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब जो भी हमारा पार्लियामेंट है उसमें हर एक तबके का अपना रिप्रेजेंटेशन हो, इररेस्पेक्टिव कास्ट रिलीजन जो भी है सबका एक रिप्रेजेंटेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी की भी बात करता है और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन सभी का होना ये बहुत जरूरी है। कम्युनिटी से डिफरेंट जो कम्युनिटी है हमारी, रीजन रिलीजन जो भी आप कह सकते हैं, सबका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट हैज टू इंक्रीज। दूसरा एक होता है प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब देखो ये कहा जाता है कि देखो हम डेमोक्रेसी सिर्फ इस नाम से ना हो, मतलब हमें ये देखना है कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी इस नाम से ना हो, ये सोच के सिर्फ हम डेमोक्रेसी ना हो कि कि जो है हम डेमोक्रेसी इसलिए हैं बिकॉज है ना, हम डेमोक्रेसी इसलिए हैं बिकॉज हमारे देश में इलेक्शन होता है। तो सिर्फ डेमोक्रेटिक रिचुअल्स को फॉलो करके सिर्फ हम डेमोक्रेसी ना बने, हमें देखना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो और वो आपका पार्टिसिपेटिव हो, सिर्फ प्रोसीजरल ना हो, ठीक है। मतलब हम सिर्फ ये सब ना सोचे कि हम डेमोक्रेसी इसलिए हैं कि हमारे देश में इलेक्शन होता है, हमें देखना है इलेक्शन के बाद भी पार्टिसिपेशन वो होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो मेंटेन आपका रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रीजन ही रिप्रेजेंटेड है या कुछ कम्युनिटी ही रिप्रेजेंटेड है, कुछ लोग ही जो है वही एमपी एमएलएस बन रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बहुत मैटर करता है, डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी तभी आपकी बनी रहेगी। अब देखते हैं इसमें क्या बातें बोली गई, बहुत अच्छी पॉइंट्स मेंशन्ड इस आर्टिकल के अंदर। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि भारत के अंदर डेटा आप यूज करना कि जो इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लगभग 2.5 मिलियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एन एवरेज। इन कंपैरिजन टू यूएस ऑफ हाउस की अगर बात करें तो वो रिप्रेजेंट करते हैं लगभग कितना है, 7 लाख है, ये 2.5 मिलियन। अब आप ये देखो कहाँ 7 लाख है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 7 लाख है और कहाँ 2.5 मिलियन। तो ये चीज़ हमें देखना है। तो हम रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो हमारा नया पार्लियामेंट बना है, अब नए पार्लियामेंट में बैठने की जो वो है उसको भी 1,000 तक ऑलमोस्ट लोग बैठ सकते हैं हमारे। तो अगर आप 1,000 बैठ सकते हैं तो चलो, अब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें नंबर नहीं बढ़ाना, हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल है। तो अभी 543 कुछ ऐसे नंबर है हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में भी कम है, 250s में है। तो यहाँ पे हम उस नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे करेंगे, डिलिमिटेशन के माध्यम से हम करेंगे। तो मान लो नया सेंसस है वो 2021 के अंदर होना था, अब वो 24 तक आपको आउटपुट आ जाना था, बट अभी इस पर डिले हो गया पैंडेमिक की वजह से। तो अभी क्या है कि मान लो सेंसस नया आ जाए, फिर आपको डिलिमिटेशन करना है। डिलिमिटेशन का मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ा और छोटा कर देना है।
तो एक तो ये है कि डिलिमिटेशन के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एमपी एमएलएज हम बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा कहा गया कि फेडरलिज्म को प्रमोट करना, फेडरलिज्म को प्रमोट करना। इसमें क्या है कि जो हमारा फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे ये फेडरलिज्म बेसिकली क्या है, सेंटर और स्टेट के किस तरीके के रिश्ते हैं ये डिफाइन करता है हमारे देश का फेडरलिज्म। यहाँ पे जो स्टेट है उसकी वॉइस को रेस करना, प्लस ये देखना कि जो सेंट्रलाइजेशन है, मतलब हर चीज़ जो निर्भर पार्लियामेंट पे करती है वो थोड़ा सा हमको रिड्यूस करना। मतलब सेंटर का जो पार्टिसिपेशन है, या आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, दैट हैज़ टू बी रिड्यूस। तो ये कैसे किया जा सकता है, राज्यसभा के रोल को और इंक्रीज करके। तो जनरली जैसे मान लो अभी क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट जो है वो करते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये भी कहा गया कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैन बी परस्यूड टू गिव ईच स्टेट द सेम नंबर ऑफ राज्यसभा एमपीज। अब देखो जैसे मान लो एक छोटा स्टेट, अब यूपी का स्टेट है, यूपी में राज्यसभा के मेंबर्स ज्यादा होंगे, अब मिजोरम के राज्यसभा के मेंबर्स क्या है, कम होंगे। अब दोनों स्टेट्स है ना, तो मिजोरम के बहुत ही कम, एक दो होंगे, दो तीन ज्यादा से ज्यादा। अब यूपी में बहुत सारे होंगे, तो यूपी का कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बहुत बढ़ गया, और मिजोरम का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आपका रिड्यूस हो गया। अब राज्यसभा के अंदर हर एक जो भी एमपी हैं उनका वोटिंग राइट तो सेम ही है ना। तो कहा गया कि देखो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हमें अगर इंक्रीज करना है तो जरूरी क्या है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में इररेस्पेक्टिव स्टेट कितना बड़ा है उसमें हमें ये देखना है कि हम हर एक स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। एक तो ये रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई है, और इसके लिए ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है, लोकसभा की भी बात की गई है कि अगर जरूरत पड़ रही है तो हम नंबर ऑफ स्टेट्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी जो स्टेट्स है उससे 2 गुना 3 गुना स्टेट्स कर सकते हैं, बट अगर ऐसा हम करेंगे तो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब जैसे हिमालयन स्टेट्स हमने बना दिया, तभी उनको इकोनॉमिक सस्टेनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इको टूरिज्म और इन सब के चक्कर में पूरी जो है एनवायरनमेंट भी बहुत अधिक अफेक्ट का होता है। तो बहुत ज़्यादा छोटे स्टेट्स बनाने के भी अपने नुकसान हैं, लेकिन फ़ायदे ये है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बढ़ सकता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इसमें इन्होंने सजेशन भी आपका प्रोवाइड जो है वो किया है, ये सजेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। एक और चीज कही गई है कि जो जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये चीज कही गई है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो भी कंसीडर लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए किया जा सकता है। जैसे लोअर हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहा गया कि जो वोटर है वो वोटर प्रेफरेंशियल बैलेट होता है। जैसे अब जैसे मान लो हमारे देश में मान लो 1 2 3 4 4 कैंडिडेट है। अब ये मान लो इसे मिला है 10 सीट, इसको मिला है 9 सीट, इसको मिला है 8 सीट, इसको मिला है मान लो 11 वोट मिले हैं, इसको 8 वोट मिले, इसको 9 वोट मिले, इसको 10 वोट मिले, तो ये जीत जाएगा। मान लो टोटल वोट्स बहुत सारे हैं लेकिन इसे मात्र 11 वोट मिले हैं, फिर भी ये जीत जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसमें मान लो कि सबसे कम वाला एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, अब फिर वोटिंग होगी, फिर उसके बेसिस में कुल मिला के क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये ऐसा कुछ सिस्टम लाए जिसमें लगभग 50% +1 वाला फॉर्मुलेशन हो जाए। अभी तो मान लो ये चाहे वो 30% भी वोट्स आ गए, 20% भी वोट्स आ गए, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स मात्र 20% वोट्स में भी वो सबको रिप्रेजेंट करेगा, पूरा रीजन है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलाते हैं। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम हम जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जिसमें बैलेट्स की रैंकिंग करके और फिर जो है वो किया जा सकता है। एक ये सजेशन भी दिया गया, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लार्जेस्ट स्टेट की बात करें, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, उसमें लगभग 30 मिलियन पॉपुलेशन है। एवरेज जो स्टेट है हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5 to 6 मिलियन। भारत में 22 इंडियन स्टेट्स हैं, तो जरूरी क्या है कि हम मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। इवन कहा गया 50 या इवन 75 स्टेट्स हो जाए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो IAS की पोस्ट बढ़ जाएंगी, तो वैकेंसी ज़्यादा निकलेंगी। बस आप तो ऐसे सोच सकते हो, लेकिन इसके अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। मान लो उत्तर प्रदेश को खूब सारे स्टेट्स में डिवाइड करते हो तो कैसे चीज़ें होंगी, कल्चरल कंटेक्स्ट भी देखनी पड़ती है, प्लस जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है जब आप बहुत सारे छोटे स्टेट्स बना देते हो, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, विदाउट इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी विल बी मोर प्रोसीजरल। लोकतंत्र के प्रतिनिधि चरित्र को बढ़ाए बिना भारतीय लोकतंत्र अधिक प्रक्रियात्मक हो जाएगा। चर्चा करें। 15 नंबर में आपको लिखना है। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड कर लेना, और इसमें भी एग्रीकल्चर ऑप्शन आएगा। आकलन सीरीज में आज क्वेश्चन पोस्ट हो जाएगा तो अपना आंसर अपलोड कर देना।
और आज कॉपी आपकी चेक हो रही है, ठीक है। थोड़ा फेस्टिवल टाइम था इसलिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। उसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है एडवांस करंट अफेयर्स में ये चल रही है। ऑलरेडी 4 टेस्ट हो चुके हैं, इसका मैं एक रिव्यू वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अपना आंसर अगर आप इवेलुएट नहीं भी कराना चाहते हो, बट आप इस ग्रुप में सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करें। ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।